हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ साकिब खान। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है उसको जो है सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के 2 चैप्टर को सीख लिया। पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो आर्टिकल थे उसको जो है हम लोगों ने सीख लिया, और दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कि इंडिया के जो लोग थे किस तरह से जो है अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं, वो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल थे उसको जो है हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में सीख लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तीसरे चैप्टर के अंदर क्या दिया है, और जो आर्टिकल है उस यानी तीसरे चैप्टर के अंदर जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को जो सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को समझने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं और इसके क्या फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स किसको बोला जाता है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए दी गई, हर सिटीज़न को दी गई कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है हर सिटीज़न जो है अपने आप को जो है सिक्योर बनाता है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखता है। यानी फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स दिए जाते हैं, कुछ ऐसी फ्रीडम दी जाती है जिसके ज़रिए हर सिटीज़न इंडिया का या फिर अपने उस कंट्री का हर सिटीज़न जो है अपने आप को सिक्योर बनाता है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देख लें कि फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब होता है, फंडामेंटल राइट्स की क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिशिएबल होता है। फंडामेंटल राइट्स जितने भी देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे जस्टिशिएबल होते हैं। जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि अगर उस राइट्स के, उस लॉ का अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। जस्टिशिएबल का ये मतलब होता है। और फंडामेंटल राइट्स का दूसरा ये इंपॉर्टेंट होता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी सिटीज़न की पॉलिटिकल फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए, यानी हर सिटीज़न की, इंडिया के अंदर हर सिटीज़न की जो पॉलिटिकल फ्रीडम होती है उसको मेंटेन रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर रखने के लिए जो है फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फंडामेंटल राइट्स की तीसरी क्या इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स जो है हर सिटीजनशिप की ऑल राउंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही हर सिटीज़न जो है इक्वल तरीके से सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली हर लिहाज से जो है अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को जो है सिक्योर बना सकते हैं। वो गवर्नमेंट के अंदर जा सकता है, वो अपने आप को जो है अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकता है, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है। और दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं रहते तो कोई भी जो है अपने आप को, अपनी लाइफ को जो है सिक्योर, अपनी लाइफ को खुशहाल नहीं बना सकता है। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को महफूज करने के लिए, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, आगे चल के हम लोग जानेंगे कि हमारे पास कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स 6 तरह के बताए गए हैं। सबसे पहला जो है राइट्स ऑफ इक्वालिटी की बात करता है, दूसरा राइट्स ऑफ फ्रीडम की बात करता है, तीसरा राइट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, और चौथा राइट्स ऑफ रिलीजन की, यानी रिलीजन से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं उसकी बात करता है, और चौथा राइट्स ऑफ कल्चर की, राइट्स ऑफ एजुकेशन की बात करता है। ये 5वां था। और छठा जो है राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, यानी संविधान के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं उसको जो हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं वो छठे राइट्स के अंदर मौजूद है। तो इस तरह दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो में लोग सिर्फ एक ही फंडामेंटल राइट्स को देखने वाले हैं, और वो है राइट्स ऑफ इक्वालिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो इस वीडियो में लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आर्टिकल को डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल हमें क्या बताता है, यानी फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो में लोग सिर्फ आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल, यानी सिर्फ एक ही राइट्स को डिस्कस करेंगे, यानी राइट्स ऑफ इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात, राइट्स ऑफ इक्वालिटी को समझने से पहले एक बात हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि इंडिया का नेचर किस तरह का था। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारा कंट्री जो है इंडिया जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो इंडिया का जब नेचर देखा जाए तो इंडिया का जो नेचर था वो बहुत डाइवर्सिटी था। आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर दोस्तों इंडिया का जो नेचर है, इंडिया जो है बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया के अंदर। यानी इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं, अलग ज़बानें
अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, अलग अलग ज़बान के लोग होते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, हर स्टेट के हिसाब से उनका जो है खुद का एक अलग कल्चर होता है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतना ज़्यादा फ़र्क होने की वजह से इंडिया को जो है यूनिटी मेंटेन रखना, यूनिटी रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो दोस्तों जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, इंडिया के हर सिटीज़न को जो है इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे थे, हर इंडिया के हर सिटीज़न को जो है इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी था, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी थी, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कुछ ऐसा लॉ लाए जिसके ज़रिए इंडिया के जो हर सिटीज़न को जो है इक्वल तरीके से ट्रीट कर सके। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो राइट्स ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ राइट्स ऑफ इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि अब दोस्तों आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 को समझते हैं कि आर्टिकल 14 हमें क्या बताता है। दोस्तों आर्टिकल 14 हमें बताता है कि दोस्तों आर्टिकल 14 के अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में हर शख्स जो है बराबर है, यानी इंडिया के अंदर जो भी कानून बनेगा, जो भी लॉ बनेगा, उसको जो है इक्वली जो है हर सिटीज़न के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, वो चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहता हो, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलता हो, हर शख्स के लिए जो है इक्वल लॉ होगा। तो इसको बोला जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून को प्रोटेक्ट करना भी एक फंडामेंटल राइट्स होता है। इसको जो है एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक 15 साल का लड़का है, ठीक है, और एक 25 साल का लड़का है। अब दोनों जो है क्या करते हैं, एक क्राइम करते हैं, एक मर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों को इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, दोनों को जो है इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। यानी 25 साल का जो लड़का है उसको 15 साल की लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, और 15 साल का जो लड़का है उसको 25 साल की लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। दोनों के लिए जो है अलग अलग लॉ रहेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी जिस कंडीशन में जिस शख्स के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होगा वही लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो लॉ को जो है प्रोटेक्ट करना जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहलाता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के ज़रिए हमें क्या समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर 25 साल का शख्स जो है क्राइम करता है तो उसको जो है 7 साल उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। ठीक है, लेकिन यही सज़ा जो है 15 साल की लड़की को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो माइनर है। ठीक है, उसको जो है 3 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों को जो है अलग अलग राइट्स होते हैं, दोनों की जो अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ का हिफाजत करना, यानी जिस शख्स के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल है उसी को एप्लीकेबल यानी उसी को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, आर्टिकल 14 हमें ये बताता है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है आर्टिकल 14। ये फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अब दोस्तों आर्टिकल 15 को समझते हैं कि आर्टिकल 15 हमें इक्वालिटी से रिलेटेड क्या बताता है। तो आर्टिकल 15 हमें प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्राइमिनेशन की बात करता है, यानी भेदभाव को ख़त्म करने की बात करता है। दोस्तों इंडिया के अंदर डिस्क्राइमिनेशन की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर ऐसे कितने ज़्यादा कई सारे इंसिडेंट हुए जो दिखाते हैं कि अभी भी इंडिया के अंदर डिस्क्राइमिनेशन पाया जाता है, लैंग्वेज की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे, कास्ट की बेसिस पे। अब दोस्तों आर्टिकल 15 से बेसिकली यही चाहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो है डिस्क्राइमिनेशन का जो सिस्टम है, डिस्क्राइमिनेशन ख़त्म हो जाए। जो कास्ट की बेसिस पे, लैंग्वेज की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे जो डिस्क्राइमिनेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट जो करती है उसको जो है प्रोहिबिट कर दिया गया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट जो है अगर ऐसा कुछ करती है तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो है हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 15 हमें सिर्फ यही बताता है कि सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सरकार जो है हम डिस्क्राइमिनेशन नहीं कर सकती है। तो आर्टिकल 15 बेसिकली यही बताते हैं कि सरकार जो है, स्टेट जो है इंडिया के अंदर ऐसी कोई लॉ नहीं बना सकती जिसके ज़रिए जो डिस्क्राइमिनेशन पैदा हो सकता हो, ना ही रिलीजन के बेसिस पे, ना ही लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, ना ही रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, तो आर्टिकल 15 हमें प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्राइमिनेशन की बात बताता है। तो दोस्तों आर्टिकल 16 को समझते हैं कि आर्टिकल 16 हमें क्या बताता है। आर्टिकल 16 हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सेक्टर की बात करता है, यानी फंडामेंटल राइट्स बताता है। आर्टिकल 16 हमें बताता है कि हर रिलीजन का या फिर इंडिया के अंदर हर सिटीज़न को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सेक्टर, यानी सरकार के ज़रिए जो एम्प्लॉयमेंट, जो रिक्रूटमेंट दी जाती है उसके अंदर हर सिटीज़न को जो है इक्वल राइट्स दी जाती है, यानी हर सिटीज़न का जो है इक्वल राइट्स है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, चाहे
चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, ठीक है। तो आर्टिकल 16 का पर्पस ये है कि जो सरकार के ज़रिए जो रोज़गार दी जाती है, जो एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, उसमें जो है हर सिटीज़न को जो है इक्वल तरीके से ट्रीट किया जा सके। तो इस तरह दोस्तों आर्टिकल 16 जो है इंडिया के अंदर जो है पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर हर सिटीज़न को जो है इक्वल राइट्स देता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, हर सिटीज़न को जो है इक्वल तरीके से ट्रीट करने के लिए जो है आर्टिकल 16 को लाया गया था, ठीक है। अब दोस्तों आर्टिकल 17 को समझते हैं कि आर्टिकल 17 हमें क्या बताता है इक्वालिटी से रिलेटेड। तो आर्टिकल 17 हमें प्रोहिबिटेशन ऑफ अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करता है, यानी अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस होती है, अनटचेबिलिटी की जो प्रथा होती है, उसको जो है ख़त्म करने की बात करती है। दोस्तों एक एग्जांपल के ज़रिए समझ सकते हैं कि अमेरिका के अंदर दोस्तों क्या था, अमेरिका के अंदर स्लेवरी सिस्टम था, यानी गुलामों को जो है गुलामों को रखने की, गुलामों को बेचने की आज़ादी थी। तो उसको जो है एक आर्टिकल के ज़रिए ख़त्म किया गया। इसी तरह इंडिया के अंदर जो है अनटचेबिलिटी की प्रथा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। तो आर्टिकल 17 के ज़रिए जो है आर्टिकल 17 के ज़रिए अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया इंडिया के ज़रिए। अनटचेबिलिटी क्या होता है? अनटचेबिलिटी दोस्तों इंडिया की सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। इसीलिए जो है आर्टिकल 17 को लाकर जो है अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। यानी इंडिया के अंदर अगर कहीं भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, पाई जाती है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अनलॉफुल होगा। सरकार जो है, पुलिस जो है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 17 में सिर्फ यही बात की गई है, यानी अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया, कानूनन ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब आर्टिकल 18 को समझते हैं कि आर्टिकल 18 जो है किस तरह से जो है इक्वालिटी को प्रोमोट करता है। तो आर्टिकल 18 में जो है प्रोहिबिटेशन ऑफ टाइटल को बताया गया है, यानी प्रोहिबिटेशन ऑफ टाइटल को ख़त्म कर दिया गया है। प्रोहिबिटेशन ऑफ टाइटल यानी टाइटल को ख़त्म कर दिया गया है। टाइटल का मतलब क्या होता है? तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हर शख्स जो है अपने नाम, मतलब हर शख्स ने, जो बड़े लोग थे, वो अपने नाम के पीछे जो है शहनशाह, बादशाह या फिर राजा महाराजा लगाया करते थे, यानी सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगाया करते थे, जिसकी वजह से जो है सोसाइटी के अंदर जो है उनका एक रुतबा था, एक मकाम था। वो सोसाइटी के अंदर जो है बहुत प्रिविलेज माने जाते थे, उनकी जो है सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत थी। इस वजह से जो है इक्वालिटी नहीं पाई जाती थी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 18 के ज़रिए जो है इक्वालिटी लाने के लिए जो है टाइटल सिस्टम को जो है ख़त्म कर दिया गया था। तो दोस्तों इस तरह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने जो है इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी होने के बावजूद, यानी लैंग्वेज डाइवर्सिटी, रिलीजन डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी होने के बावजूद, यानी अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बावजूद, भेदभाव होने के बावजूद जो है आर्टिकल नंबर 14 के ज़रिए, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के ज़रिए जो है इंडिया को जो है, इंडिया के सिटीज़न को जो है इक्वल तरीके से जो ट्रीट करने की बात की है, यानी हर सिटीज़न को जो है इक्वल बता दिया गया आर्टिकल के ज़रिए। यानी राइट्स ऑफ इक्वालिटी को जो है, राइट्स ऑफ इक्वालिटी का जो बेसिक पर्पस था वो हर सिटीज़न को जो है इक्वल बताना था। यानी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जिसके ज़रिए जो है भेदभाव किया जा सकता हो। तो दोस्तों इस तरह जो है राइट्स ऑफ इक्वालिटी को प्रोमोट करने के लिए, राइट्स ऑफ इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक के जो राइट्स को लिखा गया है हमारे संविधान के ज़रिए, जिसके ज़रिए इंडिया के अंदर जो है इक्वालिटी पैदा हो सके, हर सिटीज़न को जो है इक्वल तरीके से जो है ट्रीट किया जा सकता हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह जो है हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के जो पहले कॉन्सेप्ट है राइट्स ऑफ इक्वालिटी को, जो है राइट्स ऑफ इक्वालिटी के जो आर्टिकल है उसको जो है हम लोगों ने सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश की है। अगली वीडियो में जो है आगे के जो आर्टिकल है उसको जो है मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।